ओके। नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपके लिए अगला वीडियो लेके आए हैं हम। और आपके लिए एक सूचना है। एक्चुअली जब तक ये आपके सामने आएगा वीडियो तब तक ये सूचना शायद कॉमन हो जाएगी। बाकी कल शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार ने एक घोषणा करी है कि हम सितंबर में रीट एग्ज़ाम करवाएंगे और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी देंगे, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी आएगी। तो समय का पूरा सदुपयोग करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखते रहें। बाकी और भी अन्य जो अच्छी जितने आजकल तो पूरी बाढ़ आई हुई है, पता है ना आपको, सारी अच्छी अच्छी फैकल्टीज आप ढूंढ ढूंढ के पढ़ लें कि वो वक्त है। आप इसमें जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, ऑनेस्टली सफलता की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज हम मूल्यांकन, मापन, आकलन, इनमें से कुछ प्रश्न लेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पहला मॉडल पेपर का जो शेड्यूल हमने बनाया है, ये कुछ महत्वपूर्ण और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने कुछ चीज़ें ऐसे ली हैं। उसके बाद अगला ग्रांड टेस्ट सीरीज में करूँगा आपके लिए, वो बाद की बात है। चलिए, पहला प्रश्न है, SBA किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों को अच्छी ग्रेड मिले। ऑप्शन बी, शिक्षक अपने छात्रों की योग्यताओं को बाहरी परीक्षाओं से ज्यादा जानते हैं। सी, आकलन मितव्ययी होता है। और डी, पक्षपात कर सकते हैं। तो बताइए सही आंसर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हर जगह काम में आता है। जैसे CCE बात करते हैं हम रोज, जैसे SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जैसे ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसी तरह से ये शब्द है SBA। SBA की फुल फॉर्म है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्यालय आधारित आकलन। यानी वो आकलन जो स्कूल में किया जाए, बाहरी परीक्षाएं नहीं हो, बाहरी लोगों का उसमें रोल नहीं हो। तो वो किस पे आधारित है? देखिए, पहला है बच्चों को अच्छी ग्रेड मिले। स्कूल में ही सारा काम होगा तो क्या बच्चों को अच्छी ग्रेड मिलेगी? हाँ या ना? बिल्कुल, ग्रेड अच्छी मिलेगी। पर ये बात अच्छी है कि नहीं, ये इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक अपने छात्रों की योग्यताओं को बाहरी परीक्षाओं से ज्यादा जानते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये भी बात सही है, शिक्षक जानते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। केवल पेपर देते हैं, आप कोई और चेक करता है तो आपने उसमें जो लिखा है उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी पता है, आकलन में और मूल्यांकन में सारी चीज़ें हैं कि केवल वही नहीं है, आपकी दूसरी बातें भी तो प्रभावित करेंगी ना। आप कितने ईमानदार हैं, कितने मेहनती हैं, तो वो मार्किंग में बेहतर करेगा आपके लिए, ग्रेड्स में बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, आकलन मितव्ययी होता है। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। खर्चा कम लगता है। पक्षपात कर सकते हैं, कर सकते हैं। बातें चारों सही हैं, पर सबसे बढ़िया बात क्या है जिसके लिए SBA लागू किया गया? वो पक्षपात वाली नहीं हो सकती, मितव्ययी है, पर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बच्चों को अच्छी ग्रेड मिले, सही जवाब होगा बी। शिक्षक अपने छात्रों की योग्यताओं को बाहरी परीक्षाओं से ज्यादा जानते हैं। पहला प्रश्न ऑप्शन बी। अब है दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार प्रश्न है। CCE में व्यापक शब्द से संबंधित नहीं है, ध्यान देंगे, व्यापक से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर। दूसरा, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हमने बताया था आपको ये क्या होता है। तीसरा, गिलफोर्ड, माफ करें गिलफोर्ड था ये, गिलफोर्ड का संरचनात्मक मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ JP गिलफोर्ड। थस्टन की PMAs, थस्टन का PMA। बताइए राइट आंसर। इधर ठीक है ना? चलिए, ओके, दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं ना सबको? चलिए, तो देखो, CCE
मैं आपको बार बार कहता हूँ, कंसेप्चुअल चीज़ें आप सीखेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कंसेप्ट समझना है हर जगह। सीसी में जाने कितने कंसेप्ट हैं। सतत अपने आप में कंसेप्ट है, सतत क्या होता है। व्यापक अपने आप में कंसेप्ट है, क्या होता है। तो व्यापक के बारे में प्रश्न पूछा है। व्यापक का मतलब क्या है। व्यापक का मतलब ये है कि हम केवल एक ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन की बात नहीं करेंगे, हम सभी पक्षों की बात करेंगे। यानी हम केवल शैक्षिक क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, सहशिक्षिक को भी शामिल करेंगे। हम स्टूडेंट के केवल स्कॉलिस्टिक एरिया की बात नहीं करेंगे, को स्कॉलिस्टिक की बात करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। सारे पक्ष लेंगे, उसमें भावात्मक कैसा है, उसमें एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसमें मितव्ययिता कितनी है, ईमानदार कितना है, सदाचार कितना है, मेहनती कितना है, ठीक है। उसके अलावा उसके स्किल्स क्या हैं, दूसरी चीज़ों में कितना काम करता है, वो सब चीज़ें भी शामिल होंगी। ओके, तो व्यापक का मतलब मैंने आपको बताया। अब ये जो 4 सिद्धांत हैं इंटेलिजेंस के, इनमें ध्यान देंगे आप। सबसे पहला बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर, क्या बोला गार्डनर ने कि हमारे दिमाग में, माइंड में बहुत से फ्रेम्स बने हुए हैं, और किसी में तो भाषा वाली बुद्धि है, लिंग्विस्टिक है, किसी में डांस वाली बुद्धि है, किसी में इमेज फॉर्मेशन वाली बुद्धि है, किसी में दूसरों को समझने वाली बुद्धि है, किसी में खुद को समझने वाली बुद्धि है। इसका मतलब बुद्धि कई प्रकार की हो गई ना, बहुत से प्रकार की हो गई। तो यहाँ भी छात्र के व्यवहार के जो पक्ष हैं, मेनली हम 3 पक्ष देखते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। यहाँ ध्यान देंगे, ये व्यापक वाली बात इसमें लागू होती है, क्योंकि एक ही बुद्धि नहीं है, कई प्रकार की बुद्धि है। तो कई प्रकार के क्षेत्र हो गए, कोई चेस प्लेयर है, कोई फ्लूट प्लेयर है, कोई नॉवेलिस्ट है, कोई डांसर है, कोई पायलट है, कोई ड्राइवर है। बात समझ में आई आपको। ओके, दूसरा है, इधर से चलता हूँ मैं, थर्स्टन का पीएमएच। तो ध्यान रखेंगे, थर्स्टन ने एक बुक लिखी थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। पीएमए के नाम से थर्स्टन के साथ ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि पीएमएच किसने दी, थर्स्टन ने दी। पीएमएच दरअसल क्या है, पीएमएच थर्स्टन की बुद्धि की इकाइयां हैं, जिनको 7 भागों में बांटा है। आप बखूबी इनको जानते हैं, मैंने मेरे वीडियोज में बताया। तो थर्स्टन ने भी सेम वही वाले बात बोली है कि किसी में स्पेशल है साहब, किसी में तार्किक बुद्धि है, ठीक है, किसी में मेमोरी वाली है, ठीक है, किसी में वर्बल है, किसी में वर्ड फ्लुएंसी है, बोलने वाली है, ठीक है ना। बुद्धि को कई योग्यताओं में बांटा। इसका मतलब यहाँ भी विविधता है, सभी चीज़ों की बात करते हैं। गिलफोर्ड का संरचनात्मक मॉडल, आपको पता है गिलफोर्ड ने अपने मॉडल में शुरू में 3 जो विमाएं उन्होंने बताई थी, उनमें 4, 5, 6 दिए थे, फिर 4 वाले में 5 कर दिया था, 5, 5, 6, और फिर 5, 6, 6 हुआ था। इसका मतलब बहुत से तत्वों को शामिल करते हैं। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत, ध्यान देंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग शब्द जहां भी आए, हमने आपको बताया था क्या समझेंगे। इसका मतलब होता है, हाँ, हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करे, सूचनाओं को ले। इसका मतलब ये वाले जो सिद्धांत होते हैं, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत, ये केवल और केवल संज्ञान की बात करते हैं। ये फीलिंग्स की बात नहीं करते, भावनाओं की बात नहीं करते, ये दूसरे हाथ के कामों की बात नहीं करते। ये तो दिमाग और संज्ञान की बात करते हैं। इसका मतलब केवल एक ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित ऑप्शन बी है। और व्यापक में केवल ज्ञानात्मक नहीं है, सभी पक्ष होने चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट, ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा FA का तरीका नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है असाइनमेंट वर्क, दूसरा है क्विज द गेम, द गेम नहीं है, माफ करें, क्विज व गेम, क्विज व गेम। तीसरा टर्म परीक्षा, टर्म एग्जाम। और चौथा पोर्टफोलियो व रेटिंग स्किल, FA। सॉरी, देखो, असेसमेंट, आकलन, 2 प्रकार, बहुत से प्रकार होते हैं, पर 2 आपने खूब सुने। एक तो समेटिव असेसमेंट, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को योगात्मक या सकलात्मक या समग्रात्मक आकलन कहते हैं, और ये निर्माणात्मक होता है। सीधा सा फंडा आप ध्यान रखिए, इसकी 3 बातें और इसकी 3 बातें, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। योगात्मक की 3 बातें, ये सीखने की प्रक्रिया के, या जो चल रहा है, जो पढ़ाई हो रही है, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है,
उसके पूरा होने के बाद में होता है और ये बीच में होता है। दूसरी बात, ये चूंकि पूरा होने के बाद में होता है, इसका मतलब इसका संबंध एक निश्चित अवधि से होता है और ये कभी भी किया जाता है बीच में। तीसरी बात, इसमें ऐसे में क्या होता है, ऐसे में निष्पादन में एक छात्र ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, क्या ग्रेड्स अर्जित की, इसका निर्णय किया जाता है और इसमें ग्रेड्स नहीं दी जाती। इसका उद्देश्य वही है कि हम इस बात का पता लगाएं कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसने कितना सीखा, और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि साहब वो कितना सीख पा रहा है, कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ उसकी लर्निंग गैप्स हैं, औरों से वो कैसे पिछड़ता जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वो बेहतर सीखे। इसलिए एफए शिक्षण को सुधारने का भी एक तरीका है टीचर के लिए। ठीक है, यहां देखिए एफए पूछा है, एफए। अब एफए के तरीके कौन से हैं, ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम जिसका संबंध किसी टर्म से है, अवधि से है, वो सारे ऐसे होंगे। और उसके अलावा क्लासरूम में जो भी गतिविधियां की जाती हैं, स्कूल में जो भी रोज के काम होते हैं, जिनसे टीचर जानता है कि वो कितना सीख पा रहा है, सीख नहीं पा रहा तो कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करूं, क्या बदलाव करें, ये तमाम काम उसमें होते हैं। तो असाइनमेंट वर्क, दत्त कार्य भी बोल सकते हैं हिंदी में, एफए में आएगा। क्विज, बच्चों को प्रश्न पूछ लेंगे टीम बना के, बोले एफए में आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तीसरा टर्म एग्जाम, टर्म परीक्षा। चौथा पोर्टफोलियो रेटिंग स्किल। पोर्टफोलियो रेटिंग स्किल रोज बनता है, आप जाओगे स्कूल में, आप भी देखोगे सीसी में एक बच्चे के बारे में तमाम सूचनाएं पोर्टफोलियो है। रेटिंग स्किल आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, उसके व्यवहार की बना सकते हैं। तो ये सब रेगुलरली होता है क्लास में, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। टर्म परीक्षा एक निश्चित अवधि के बाद ही होगी साहब, एनुअल या हाफ ईयरली। ठीक है, तो एफए में कौन सा नहीं है, सी नहीं है, टर्म एग्जाम या टर्म परीक्षा, बाकी सभी एफए में है। चलिए नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है, अभी हमने आपको बताया था, ध्यान से पढ़िए इसको। ओके, थैंक यू, सॉरी। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है, ध्यान देंगे, कहां कंफ्यूजन होता है, सुने। सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सहशैक्षिक को स्कॉलस्टिक या पाठ्येतर या ज्ञानात्मक पक्ष के अलावा दूसरे पक्ष, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन। तो देखो, सहशैक्षिक अधूरा है, शैक्षिक अधूरा है, ठीक है। अब बचे दो, एक तो शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, एक सभी विषयों का मूल्यांकन। बोलिए बी या डी। बी में शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र है और डी में सभी विषय हैं। बोलिए बी या डी। सही जवाब होगा बी फॉर बॉय। और समझिए आप, डी क्यों नहीं हुआ, डी में लिखा है सभी विषयों का। ध्यान देंगे, यहां पक्ष नहीं है, विषय है। इसका मतलब सभी विषयों का मूल्यांकन करेंगे, मैथ्स का भी करेंगे, हिंदी का भी करेंगे, इंग्लिश का भी करेंगे, सबका करेंगे। फिर भी ये केवल ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। कौन सा पक्ष हो गया, केवल ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र ये भी ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, ध्यान देंगे आप। सहशैक्षिक क्षेत्र ये ज्ञानात्मक के अलावा जो बच गया वो हो गया। सहशैक्षिक और शैक्षिक दोनों मिलकर व्यापक बनता है, इसलिए राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। फिर एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्रश्न दिया हमने। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ध्यान देंगे आप, परीक्षा में हमेशा ध्यान रखना, नहीं है या सिवाय है, ऐसा भी प्रश्न दिया हमने। चलिए, तो इसका मतलब उद्देश्य नहीं हो, तीन तो होंगे, एक नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, समय विशेष पर विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है उसका पता लगाना। ऑप्शन बी, अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड प्रदान न करना। सी, अपने साथियों के समकक्ष समप्राप्ति में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों का पता लगाना। मतलब वो कहां प्रॉब्लम आ रही है उसको पर्टिकुलर औरों के कंपैरिजन में, समझ नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना।
ध्यान देंगे, समय विशेष पर विद्यार्थियों ने कितना अच्छा निष्पादन किया है पता लगाना। तो सीधा सीधा आप देखिए, तो समय विशेष आ गया, इसका मतलब अवधि हो गई। एक इसमें केवल कितना निष्पादन किया है इसका पता लगा रहे हैं, इसलिए ये राइट आंसर होगा ए। दूसरा देखें, अधिगम को सुगम बनाना और ग्रेड प्रदान ना करना, बिल्कुल ग्रेड प्रदान नहीं करता एफए, बीच में ही हो रहा है। अपने साथियों में कंपेयर में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस बात का पता लगाना, बिल्कुल लर्निंग गैप्स ढूंढना, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको एफए है। अगली इकाई से पहले तैयार भी कर रहे हैं, अभी तक जो चल रहा है, उसके बाद अगला जो होगा वो अभी तक वाला उसको समझ में आ गया, लर्न कर गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, तभी तो बेहतर होगा ना, तो इसका पता भी लगाते हैं। तो ये तीनों एफए में होते हैं, ये एफए में नहीं होता बल्कि एसए में होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जरूर हर परीक्षा में आपको यह प्रश्न मिलता है, किसी भी रूप में आ सकता है। परिणामों में सुसंगतता अथवा स्थायित्व, कंसिस्टेंसी, इंग्लिश का वर्ड कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखिए, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वैधता, वैलिडिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, या फिर व्यापकता, ओवरलैपिंग। ध्यान से देखिए, परिणामों में सुसंगतता, स्थायित्व, हमेशा वैसे ही रहे, समय महत्वपूर्ण है। तो बोलिए, सही जवाब होगा सी फॉर कैट, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब, ध्यान देंगे, वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता में देखो, अगर मैं एक प्रश्न आपसे ऐसा पूछने को कई बार पूछा था, कौन सी एक ये उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है? जो टेस्ट हम देते हैं, पेपर परीक्षा की विशेषता है, मापन की विशेषताएं, ये सारी। कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है या अच्छे आदर्श की कमी है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, व्यक्तिनिष्ठता। तो आपका जवाब हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। यानी जहां परिणाम पर किसी की भावनाएं हावी हो जाएं उसको तो बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, और जहां भावनाओं का परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़े वो होती है ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि साहब वो जो विषय वस्तु है या कोई बच्चा है, आप उसका आकलन कर रहे हैं, तो आप करो कि मैं करूं कि वो करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भावनाओं को जगह ही नहीं है। इसका मतलब वस्तुनिष्ठता, अक्सर आप सुनते होंगे ना, परीक्षक बदल जाते हैं पर परिणाम वही रहता है, या अलग अलग लोग जांचें तो भी उतने ही नंबर मिले, तो भी वही निष्कर्ष निकले, वो होती है वस्तुनिष्ठता। विश्वसनीयता, ध्यान देंगे, विश्वसनीयता का मतलब होता है हम बार बार किसी चीज को जांचें फिर भी सेम रिजल्ट आए, यानी जो रिजल्ट आया वो कंसिस्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। कई बार आपने सुना है ना, जब मैच देखते हो आप, रोहित शर्मा जिस दिन चल गया उस दिन मास्टर ब्लास्टर, पहले हमारे ज़माने में सचिन, सहवाग हुआ करते थे, तो चलते थे तो चलते थे, लेकिन वो रोज नहीं चलते थे। कुछ लोग जैसे विराट कोहली, अभी तो उनका फॉर्म नेगेटिव चल रहा है, पर पहले हमारे ज़माने में राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, ठीक है। तो अक्सर आप सुने ना उनको, आप कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है मतलब वो लगातार उसी एवरेज से रन बनाते हैं, और वो कभी तो सेंचुरी और कभी डक। तो ध्यान देंगे, विश्वसनीयता का मतलब हमेशा वही परिणामों में स्थायित्व, सुसंगतता, ये होती है विश्वसनीयता। वैधता, जिस उद्देश्य के लिए हम परीक्षण बना रहे हैं वो पूरा होना वैधता है। और व्यापकता, संपूर्ण सिलेबस में से पेपर बने वो व्यापकता है, परीक्षा बने वो व्यापकता है, परीक्षण बने वो व्यापकता है। तो चारों चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं कि जहां वस्तुनिष्ठता अधिक होगी वहां वैधता भी अधिक होगी, विश्वसनीयता भी अधिक होगी, व्यापकता भी अधिक होगी। इसका मतलब ये चारों, इनमें कोरिलेशन पॉजिटिव है, जहां एक कम दूसरी कम, एक ज्यादा दूसरी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, आकलन का वह प्रकार जिसमें छात्र स्वयं सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ स्व आकलन भी करता है, कौन सा है? ऑप्शन ए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, बी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सी, असेसमेंट एज लर्निंग, या फिर डी, असेसमेंट इन लर्निंग। तो देखो मैं आपको बता दूं,
असेसमेंट फॉर लर्निंग FA का ही दूसरा नाम है, निर्माणात्मक का ही दूसरा नाम है, क्योंकि बीच में हम देखना चाहते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको ठीक कैसे करें। जैसे आपने एक वो सुना ना, एक कुक खाना बनाते समय उसको चखती है या चखता है, चखता है बोलना है, जेंडर बायस नहीं हो, तो क्यों चखता है कि साहब कि सही नहीं बना, क्या कमी रह गई, उसको फिर ठीक कर देता है, तो बीच में हो रहा है वो, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग पूरा होने के बाद होता है कि साहब उद्देश्य पूरे हुए कि नहीं हुए, वो था ऐसे। तो ध्यान रखेंगे, फॉर लर्निंग FA है, ऑफ लर्निंग ऐसे है। हिंदी में इसको बोलते हैं सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, और ये सीखने के लिए आकलन, ठीक है, क्लियर है दोनों। असेसमेंट एज लर्निंग वो होता है जो सीखने के साथ साथ चलता है, सीखने के साथ आकलन, और इसमें बच्चा खुद ही करता है स्वयं। असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग में आकलन पीयर ग्रुप्स में किया जाता है। पीयर ग्रुप्स एक टर्म है, देखा ना आपने, बाल्यावस्था समवयस्क समूह, ओके। पीयर ग्रुप्स साथियों के बीच में आकलन होता है, इन बिटवीन फ्रेंड्स, तो दूसरों के साथ बीच में होता है, ग्रुप में होता है, वो तो हो गया इन लर्निंग, ग्रुप में। खुद ही करता है साथ साथ होता है, वो हो गया एज लर्निंग। पूरा होने के बाद होता है ऑफ लर्निंग, जिसको हम योगात्मक या समेटिव असेसमेंट में से भी मानते हैं, और दरमियान होता है फॉर लर्निंग। तो याद रखेंगे, फॉर लर्निंग FA हो सकता है, ऑफ लर्निंग ऐसे हो सकता है, ये सीखने के लिए आकलन, ये सीखने का आकलन। इसको हिंदी में आप बोलेंगे असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के साथ आकलन, सीखने के साथ आकलन, और ये में शब्द भी आ सकता है यहाँ पे, सीखने में आकलन, प्रक्रिया में आकलन, साथ और उसमें एक छोटा सा फर्क हुआ। इस हिसाब से इसका सही आंसर आप मेरे को बताएं, स्व आकलन 3 नंबर, शाबाश। पीयर ग्रुप्स में होगा तो स्व नहीं होगा, ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो 3 नंबर में ये हो गया, ये दोनों टीचर्स करते हैं, स्कूल करती है, संस्था करती है, ओके। तो 7 में सही जवाब हो गया C, असेसमेंट एज लर्निंग। आगे चलें, ओके। मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का अर्थ है, ऑप्शंस देखिए, जांचना, परखना, परीक्षा करना या निर्णय करना। मुझे याद है राजस्थान में RPSC ने पहली बार शिक्षक भर्ती में कंपटीशन लागू किया था 2004। कंटिन्यूसली 2 बार बड़ी भर्तियां हुई थी, तभी केवल पहले 3rd ग्रेड में किया था, फिर 2nd ग्रेड 2008, 10, फिर अभी स्कूल लेक्चर में भी हो गया 2012 से। तो अच्छा है, कंपटीशन होना भी चाहिए। स्कूल कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पता नहीं हम कैसे थे, अभी होश आया तो सब मौका तो है, इसलिए बेहतर चीज़ें हुई हैं। उसमें प्रश्न आया था मूल्यांकन का क्या अर्थ है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको कल परसों एक बात बताई थी, पहला काम तो आप उसी से कर सकते हैं। कई बार ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप क्या पूछा है उसको भी छोड़ दें तो भी आप आंसर कर सकते हैं। दरअसल मूल्यांकन का क्या अर्थ है, जांचना या परखना या परीक्षा करना या निर्णय करना। तो सही जवाब है निर्णय करना, D। देखिए, जांचना चेक करना, टेस्ट करना, परखना चेक करना, टेस्ट करना, परीक्षा करना चेक करना, टेस्ट करना, एग्जामिन करना, तीनों एक ही हैं। निर्णय इनसे वाइड है, निर्णय में जांचना भी शामिल है और उसके बाद इसका क्या करना है वो भी शामिल है। जांचना, परखना, परीक्षा करना तीनों है निदान। तीनों क्या हैं, निदान। तीनों हैं डायग्नोस या डायग्नोस्टिक। पता ही तो लगाते हैं। और निर्णय करना में निदान के बाद जो चीज आती है वो भी है उपचार, और इसे कहते हैं रेमेडियल। ध्यान देंगे, ये तीनों निदान हैं, ये तीनों मापन है, ये तीनों परीक्षा है, ये तीनों परीक्षण है, ये तीनों टेस्ट है। और ये क्या है, ये आकलन है, ये मूल्यांकन है, क्योंकि इसमें उपचार है। ध्यान देंगे, यहां उपचार में निदान शामिल है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि उपचार से पहले निदान तो होगा। तो लिखा नहीं है निदान, फिर भी है। क्या निर्णय से पहले निदान, निर्णय से पहले सूचना इस ऑप्शन में शामिल है, बिल्कुल है।
इसका मतलब तीनों अधूरे हैं, निर्णय करना सही है, परफेक्ट है, क्योंकि निर्णय करने में सूचना शामिल है, निदान शामिल है, निर्णय में डायग्नोस्टिक के बाद वाली जो चीज़ है वो भी शामिल है कि अब तक इसने क्या निष्पादन किया वो देखें और अब क्या करें। तो सही जवाब निर्णय करना। बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट, एक बहुत शानदार समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। एक समावेशी शिक्षा विद्यालय, बहुत ध्यान से करना इसको। ऑप्शंस ए, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार, निर्योग्यता, डिसेबिलिटीज, कमियां, सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। सी, विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। या फिर डी, विशेष योग्य विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है ना। बहुत शानदार। चलिए देखो, समावेशी शिक्षा शब्द जहां भी मिले परीक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन जहां भी मिले, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे कोई कैसा भी हो, सबको एक साथ मुख्य धारा में लेंगे और सबको एक साथ पढ़ाएंगे, वो समावेशी शिक्षा है। समावेश एक अध्यापक क्या है, एक अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं उसके पास। किसी को कम याद रहता है, किसी को कम सुनता भी है, ठीक है ना। कोई एक जगह एडीएचडी है, अटेंशन नहीं लगा सकता, ध्यान नहीं लगा सकता, ऐसे भटकता रहता है, ठीक है। कोई फिजिकली बहुत टायर्ड है, कोई बहुत चंचल है तो वो वैसे नहीं रह सकता। तो ये सारी चुनौतियां हैं, इन सबको उसको संभालना है और फिर भी सबको मुख्य धारा में लेना है। आप बोले साहब किसके अनुसार चलेगा, तो ये तो टीचर के लिए चैलेंज है। उसकी वो जो चीजें हैं उनको वो एक रिसोर्स के रूप में काम में ले। कोई जैसे साहब अपने घर की बात करता है, कल्चर की बात करता है, तो उसकी उस चीज को वो यूज करे, पर सबके साथ, अकेले नहीं। ये समावेशी शिक्षा का फंडा है। इसमें एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, जिसमें जेंडर की बात करेंगे। जेंडर पे निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, सुना है ना आपने, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर बायस, उनकी सबकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में सब एक साथ। अब आप देखिए पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसका मतलब शिक्षार्थियों की निर्योग्यताएं यानी उनकी जो डिसेबिलिटीज हैं वो सबको एक समान डिसेबिलिटी सब में है या उनको अलग अलग कर सकती हैं, निश्चित रूप से अलग अलग कर सकती हैं। यानी समावेशी शिक्षा में आप सेग्रेशन नहीं करेंगे, ग्रुपिंग नहीं करेंगे, समूह नहीं बनाएंगे, एक साथ रखेंगे और ये अलग करता है। विशेष योग्य विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध, तो विशेष योग्य कौन से हो गए, स्पेशली एबल्ड हो गए, ये बहुत हो सकते हैं, ये स्लो भी हो सकते हैं, जीनियस भी हो सकते हैं। तो विशेष योग्य हैं उनके लिए काम करेंगे, इसका मतलब बाकी को छोड़ दिया तो हो गया ना ग्रुप। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण, अब आप देखिए विशेष रूप से सक्षम, स्पेशली एबल्ड, यानी जो स्लो हैं उनको भी आप विशेष रूप से सक्षम बोलेंगे क्योंकि वो भी एक उनकी क्लास है, ठीक है ना। तो इसमें भी ग्रुप बना, इसमें भी ग्रुप बना, और इसमें देखिए शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, ठीक है ना, कोई कैसा भी है, सभी के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो आप जब भी कोई एग्जाम देंगे आप याद करना हमारा कंसेप्ट, समावेशी शिक्षा मिले तो सभी एक साथ मुख्य धारा में वाली बात जरूर याद रखनी है। तो राइट आंसर बी। ओके, आखिरी प्रश्न है, फिर वो सफल समावेशन, सफल समावेशन मतलब इफेक्टिव इंक्लूजन, निम्नलिखित की आवश्यकता होती है शिवाय, ये ध्यान जरूर रखा करो आप, सिवाय नोट नहीं। यानी एक सफल समावेशन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, सबको मुख्य धारा में एक साथ लेना, चैलेंज है उनकी अलग अलग चीजों को शामिल करेंगे, आप वहीं पे रहेंगे वो, ठीक है ना, और वो आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। तो अलग नहीं करेंगे, बस सबको एक साथ रखेंगे। तो कौन सी चीज को छोड़ के, मतलब इसका मतलब इसमें चार में से तीन जो चीजें हैं वो समावेशी शिक्षा की खास बातें हैं, समावेशी शिक्षा के लिए सही है, और एक नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, पृथक्करण, पहला ही आ गया। पृथक्करण का मतलब अलग ग्रुप बनाना, सेग्रेशन बोलते हैं ना इसको, सेग्रीगेशन।
पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण अलग अलग समूह बनाए। तो क्या समावेशी शिक्षा बोलती है अलग समूह बनाओ? नहीं बोलती, इसलिए राइट हो गया। क्षमता संवर्धन, क्षमता संवर्धन क्या होता है? बच्चों की जो एबिलिटी होती है उसको हम प्रमोट करेंगे, प्रमोशन देंगे। आप बोलेंगे साहब आप उन 2 बच्चों का प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं, उनका उस चीज में कर रहे हैं, उन 2 का उस चीज में कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्षमता संवर्धन एक अच्छी बात है, समावेशी शिक्षा में होता है। अभिभावकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ गार्जियंस, निश्चित रूप से है, उनको मुख्य धारा में सबको शामिल कर रहे हैं, गार्जियन तो वैसे शामिल है। संवेदनशील बनाना, संवेदनशील का मतलब समझते हैं आप? संवेदनशील बनाना मतलब आप दूसरों के लिए संवेदनशील रहेंगे तभी तो वो आपके साथ रहेंगे। उसको कम सुनता है और उसको वो थोड़ा फास्ट है, तो वो टीचर उसको भी उसका भी ध्यान रख रहा है, तो वो सहन नहीं कर रहा कि सर हो गया, आगे चलो आगे चलो। आप उसके लिए सेंसिटिव हैं, वो भी तो बैठा है। इसलिए संवेदनशीलता बड़ी बात है, संवेदनशील होना, भागीदारी होना, प्रमोशन करना, लेकिन पृथक्करण नहीं। तो राइट आंसर ए। बहुत ही कंसेप्चुअल कुछ प्रश्न थे जो हमने किए, कोशिश करी। अगर आपको अच्छा लगा तो जितना हो सके शेयर करें अभी भी, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ बाकी है। हमने आपसे वादा किया था, हम कोशिश करेंगे कि इस बार मंजिल आपको जरूर मिले। थैंक यू, शुक्रिया। हो गया?